राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जो भी मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं अपने जिंदगी से जुड़ी जो पर्सनल अनुभव बता रही हूँ वो ये है कि जब मैंने अपने माता पिता से बोला कि मेरे को श्री धाम वृंदावन जाना है, कथा सीखनी है, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था। सोचिए कि जो लड़की मेरठ में पैदा हुई, 1 साल की थी मैं तब दिल्ली में आ गई थी। लगातार मैं 25-26 साल दिल्ली में रही और अचानक से मेरा मूड चेंज हुआ और मैं श्रीधाम वृंदावन की तरफ मूव कर गई। अच्छा खासा जॉब कर रही थी, योगा में पढ़ाई करी थी, योगा में जॉब करते करते भी 7 साल हो गई थी। योग की फील्ड में जॉब कर रही थी, योग की फील्ड में जॉब करते करते भी 7 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। अचानक से क्या हुआ, और मैंने जब अपने मम्मी पापा से पहली बार इस चीज को लेकर डिस्कस किया तो उनका रिएक्शन क्या था। और अचानक से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गांव से आई हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव वाला माहौल रहा हो। मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो आर्मी वालों का ज्यादा भक्ति भाव वाला माहौल नहीं रहता है, ठीक ठीक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही भक्ति में माहौल रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार की बात है कि मैं अपनी जॉब से आई, मतलब मैं जॉब करते करते 7 ईयर कंप्लीट हो गए थे और अंदर से मानसिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अच्छा अर्न कर रही थी, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो गई थी, डॉक्टरेट कर ली थी नेचुरोपैथी एंड योग में, मैंने अच्छी क्वालिफिकेशन हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जीवन का लक्ष्य नहीं मिला है, कुछ अधूरा रह रहा है, कुछ इनकम्प्लीट रह रहा है। तो एक बार नानक से मैंने भी वो भागवत सुननी थोड़ी सी प्रारंभ करी। बहुत सारे मन में जिज्ञासा थी, बहुत सारे सवाल थे, वो एकदम से क्लियर हो गए। मेरे को लगा कि मेरे को पता है कि शायद मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो श्रीधाम वृंदावन में ही होगा। एक दिन की बात है कि मैं जॉब से आई और जॉब से आने के तत्पश्चात मैंने अपने माता पिता से बोला मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है। अचानक ही मैंने यूं बोल दिया कि मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है। ना कहीं जान पहचान श्रीधाम वृंदावन में कहाँ रहेगी, अकेली लड़की कैसे मैनेज करेगी। और उस टाइम पे तो प्रॉपर टीनेज यंग ही थी मैं, 24-25 साल की लड़की थी उस टाइम पे। मैं कैसे मैनेज करेगी अकेले, और ये दिल्ली की लाइफ स्टाइल पे रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो अचानक से श्रीधाम वृंदावन में कैसे रह पाएगी, कैसे मैनेज कर पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे घर वालों के मन में उठने चालू हो गए। उन्होंने कहा आर यू श्योर। मेरे पापा ने हर चीज के लिए मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला अच्छा ये बताओ कि श्रीधाम वृंदावन जाके करोगे क्या। मैंने कहा मेरे को कथावाचिका बनना है। तो मेरे पापा ने कहा कि बचपन से तो ऐसा कुछ था नहीं आपका कि आपको कथावाचिका ही बनना है, कथावाचिका ही बनना है। अचानक से ऐसे मन में क्या आया आपको कि कथावाचिका बनना है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कथावाचिका बनना है, मेरे को श्रीधाम वृंदावन में जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने जाना है, और वहां पे जाके वहां पे रहना है और वहां पे देखना है ये सारी चीजें कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जिंदगी में क्या है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे जीवन की क्या प्राप्ति है, मनुष्य जीवन का उद्धार कैसे होता है, मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। ये सारी बातें मेरे माइंड में अपने पिताजी से बोली। वो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी माता ने कहा कि हमें कुछ दिनों का समय दो, तो मैंने जिद करके बोला कि मेरे को इस वीक ही जाना है, इस हफ्ते ही मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है। तो मेरी मैया ने कहा अच्छा श्रीधाम वृंदावन चले जाओगे तो रहोगे कहाँ पे तुम। तो मैंने कहा वहां पे मैं किराए पे कमरा लूंगी, मैं वहां पे किराए पे कमरा ढूंढूंगी। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं मिल जाता वहां पे किराए पे कमरा, आपको जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो हमें कुछ टाइम का सोचने का एटलीस्ट कुछ वक्त दो, उसके बाद फिर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। चलो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब तीसरा दिन हुआ तो मैंने अपनी माता जी से ये बोला कि मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है, आप लोगों ने सोच लिया। तो मम्मी ने कहा बेटा हमारे मन में अनेकों सवाल आ रहे हैं कि तुम अभी यंग हो और ऐसा ना हो कि कहीं भटक जाओ। अपने भाई के साथ एक बार श्रीधाम वृंदावन होके आओ, छोटे भाई के साथ, और वहां पे देख के आओ क्या माहौल है, कथा वहां पे कहाँ पे सिखाते हैं, सब कुछ माहौल देख के आओ। उसके तत्पश्चात हम डिसाइड करेंगे कि आपको जाना है या नहीं जाना। मेरे को कहीं होप दिखी कि हाँ
कहीं ना कहीं तो जागरूकता आई, कहीं ना कहीं तो 1% मुझे कहीं होप दिखी। मैं अपने भाई के साथ ट्रेन की टिकट बुक कराई और मैं मथुरा आ गई। यहाँ पे हमने एक होटल लिया और होटल में हम दोनों ने मेरे भाई ने और मैंने स्टे करा, और स्टे करने के बाद हमारी खोजबीन चालू हो गई कि यहाँ पे भागवत की शिक्षा कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे भागवत कहाँ पे सिखाते हैं। तो मुझे पता चला कि कैलाश नगर में अनेकों भागवत विद्यालय हैं। तो मैंने एक भागवत विद्यालय वाले से, भागवत विद्यालय के गुरुजी से वार्तालाप करी, और वार्तालाप करने के बाद मैंने वहाँ पे फिक्स कर लिया कि मैं यहीं पे भागवत सीखूंगी। उसके तत्पश्चात मैं अपने घर पे गई। मैंने अपनी माता जी को बताया कि मेरे को वहाँ पे एक भागवत विद्यालय पसंद आ गया, मैं वहाँ पे भागवत सीखना चाहती हूँ और मैं वहाँ पे राम कथा भी सीखना चाहती हूँ। मैंने दोनों की एडवांस में फीस भी दे दी है। मेरी मम्मी ने कहा एडवांस में फीस दे के आ गए आपने हमसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि राम कथा भी आपको सीखनी चाहिए, भागवत कथा भी सीखनी चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा ऐसा तो नहीं है कि आपको मन में कहीं ये आ गया हो कि आपको साध्वी वगैरह बनना है। तो उस टाइम पे मेरे को इतनी अकल थी, तो मैंने पिताजी से यही बोला था कि नहीं 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 नहीं, मुझे भागवत सीखनी है लेकिन मेरे को साध्वी नहीं बनना है। इतना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मनुष्य को 3 ऋण अवश्य चुकाने होते हैं, माता पिता का ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और माता पिता का जो ऋण होता है वो तभी चुकता है जब हम शादी करके संतान उत्पन्न कर दें। और वैसे भी मैं इकलौती कन्या हूँ, तो इकलौती कन्या होने के बावजूद भी जब मेरे माता पिता मेरा कन्यादान करेंगे तभी उनको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। पापा कहते ये अचानक से इतनी ज्ञान की बातें तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? सब कुछ बिहारी जी ने प्लान कर दिया था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने केवल भागवत विद्यालय में फीस दे दी थी अपनी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे स्टे कहाँ पे करना है, रहना कहाँ पे है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। केवल मैंने अपनी फीस दे दी थी। उसके बाद मैं वापस अपने दिल्ली घर चली गई थी और अपने पिताजी से ये सारी बातें डिस्कस कर रही थी। उन्होंने जब मुझसे इस बारे में पूछा था कि कहीं तुम्हें साध्वी तो नहीं बनना है और तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ गया है साध्वी बनने का, तो ये सारी बातें मैं अपने डैडी से क्लियर कर रही थी। मेरे डैडी ने कहा अचानक से इतनी ज्ञान की बातें आपके अंदर आ कहाँ से गई? आर यू ओके? सब कुछ ठीक हो? मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी, मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो कुछ दिन के तत्पश्चात मैं अपने पिताजी से परमिशन लेके श्री धाम वृंदावन में अकेले आई, क्योंकि जिस आश्रम में मैंने और मेरे भाई ने स्टे किया था, होटल वाले भाई साहब हमें ठीक लगे थे। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं अकेले आई, और अकेले आने के बाद यहाँ पे जो बैटरी रिक्शा होता है उसको टमटम बोलते हैं, टमटम पे बैठ के मैंने घर घर जाकर एवरी कैलाश नगर में भागवत विद्यालय का घर घर जाके किराए के लिए रूम पता करना चालू कर दिए कि यहाँ पे कोई किराए का घर है, यहाँ पे कोई किराए का घर है, यहाँ पे कोई किराए का घर मिल जाएगा क्या, यहाँ पे कोई। और मैं थोड़ा सा घर भी ऐसा ढूंढ रही थी क्योंकि मैं दिल्ली में पड़ी बड़ी थी, ये तो वेस्टर्न टॉयलेट अटैच्ड हो, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड हो, थोड़ी सी फैसिलिटी हो इनफैक्ट, क्योंकि मेरा जो शुरू से ही दिल्ली में रही हूँ मैं, तो मैं घर भी ऐसा ढूंढ रही थी। तो ऐसा घर मिलना ना मुझे थोड़ा सा टफ हो रहा था, लेकिन जिस विधि बिहारी जी ने सब कुछ पहले से ही ओके कर रखा था, बिहारी जी ने सब कुछ पहले से ही लिख रखा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद सुबह से मुझे शाम हो गई थी मकान ढूंढते ढूंढते, अनेकों कमरे मैंने देखे थे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं आ रहे थे। सुबह से शाम हो गई थी मुझे ढूंढते ढूंढते। अचानक से अंत में एक आश्रम मुझे दिखाई दिया। मैंने उस आश्रम में जाके बोला कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रूम मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा रूम मिल जाएगा अंकल जी, राधे राधे। मैंने उनसे बोला राधे राधे गुरु जी, क्या यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रूम मिल जाएगा यहाँ पे मैं रह के भागवत का अध्ययन ग्रहण कर सकूँ? तो वहाँ पे एक माता जी थी, मतलब गुरु जी के साथ ही एक माता जी रहती थी। तो उन्होंने मुझे एक बैटरी वाले रिक्शे में, मेरे रिक्शे में वो बैठी और मुझे वो एक माता जी के यहाँ पे लेके आई जो कि रिटायर थी और अकेले रहती थी। रिटायर थी, अकेले रहती थी, पंजाब नेशनल बैंक से वो रिटायर थी, लेकिन श्री धाम वृंदावन में अकेले रहती। तो उनका जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट थी और अटैच लैट्रिन बाथरूम था, और साथ ही के साथ बहुत सारी और भी सुविधाएं थी, जैसे कि किचन थी और कमरा ठीक ठाक सा था। तो मुझे पसंद आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि मुझे एरिया भी थोड़ा अच्छा लगा, सेफ एरिया था। कैलाश नगर तो मेरे को शुरू से ही अति उत्तम लगता है, और मेरे जो विद्यालय था उससे मात्र और मात्र 10-15 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने उसी दिन माता जी को पेमेंट दी कि मैं 1 तारीख को रहने आ जाऊंगी। 20 तारीख को मैंने पेमेंट दे दी थी कि मैं 1 अक्टूबर को, मैं 1 अक्टूबर की बात कर रही हूँ, 1 अक्टूबर से मैं यहाँ पे
रहने के लिए आ जाऊंगी। उससे पहले ना मेरे भाई ने देखा वो कमरा, ना मेरे छोटे भाई ने देखा वो कमरा, ना मेरे पिताजी ने देखा, किसी ने वो कमरा नहीं देखा। मैं दिल्ली वापस चली गई। मैंने अपने पिताजी से बोला कि मेरे रहने की भी व्यवस्था हो गई है, एक रिटायर माता जी है, उनका ऊपर वाला फ्लोर है और उन्होंने मुझे वो दे दिया है और इतना इतना वहाँ पे किराया है। मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। तो मेरी मम्मी, फिर मैंने तैयारी कर ली पैकिंग की, क्योंकि मेरे पास 10 डेज ही बचे थे, 10 दिन ही बचे थे। तो उससे पहले मुझे कुछ कुछ सामान जो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान था वो भी लेना था, जैसे कि छोटा गैस सिलेंडर, चूल्हा, थोड़े बहुत बर्तन आदि, ताकि मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बना सकूँ। मैं चाय पीने की मुझे अच्छी आदत है, तो चाय के बर्तन और थोड़ा खाने का आइटम मैं कलेक्ट करना चालू कर दिया था। और मेरा तारीख को मुझे आना था, 20 तारीख को मैंने एडवांस किराया दे दिया था, 25 तारीख को मेरे भाई ने आके जो भी सामान था वो आकर वहां पे सेटल कर दिया था। मतलब मेरे जो कमरा था वहां पे मैंने सेटल कर दिया, मेरे भाई ने आके सेटल कर दिया था। और मैं 30 तारीख को मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई और 1 तारीख को फिर मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार आई। और प्रथम बार आने के बाद 1 तारीख को जब मैं प्रथम बार आई तो मेरी क्लास 9 बजे थी। मैं सुबह सुबह 7 बजे श्रीधाम वृंदावन में आ गई थी। और उसके बाद मैंने स्नान आदि करने के बाद मैं सीधा क्लास में गई। और क्लास में जाने के तत्पश्चात सबसे पहले मैंने पूछा, भैया किस किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा ग्रंथ मुझे लेना है, कौन कौन से ग्रंथ की यहाँ पे आवश्यकता है। तो वो सारी चीजें मैंने पढ़ी। और प्रथम बार जब मैं अपने घर पे गई थी तो 20 अक्टूबर को गई थी। मतलब श्रीधाम वृंदावन आने के 20 दिन बाद जब मैं अपने घर पे गई थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन आता है, 20 अक्टूबर को जब मैं अपने घर पे गई थी तो मैं 75% चेंज हो चुकी थी। 75%, जैसी मैं दिल्ली में थी उससे मेरे पास 75% बदलाव आ चुका था। मैं बहुत लंबा तिलक लगाने लग गई थी और अभी भी लगाती हूँ वो लंबा तिलक, मुझे अच्छा लगता है। लंबा तिलक लगाने लग गई थी, मेरे हाथ में माला झोली आ गई थी, मेरे गले में कंठी आ गई थी और हाथ में माला झोली, गले में कंठी आ गई थी, माला झोली का मैं जाप करने लगी थी। मतलब 90% मेरे में बदलाव आ गया था। जैसे मेरे को दिल्ली से मैं जिस भेस में, जिस भूसा में मैं निकली थी और जब मैं 20 दिन बाद अपने घर पे वापस गई थी, मैं 90% बदल चुकी थी। जब मेरे पिताजी ने देखा तो वो उन्होंने मुझसे एक बार दोबारा से पूछा, आर यू श्योर कि आपको साध्वी वगैरह नहीं बनना? मैंने कहा नहीं, मैं गृहस्थ जीवन में ही प्रवेश करूंगी और मैं गृहस्थ जीवन में ही रहूंगी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि चलो आपने भागवत की शिक्षा तो प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी है, लेकिन आप भागवत तब ही करोगे, पहले आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि आप कभी भी भागवत की कोई फीस चार्ज नहीं करोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप भगवान के गुणगान को बेकोगे नहीं। बाई वर्ड, मतलब बाई कास्ट मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कास्ट वास मैं क्षत्रिय हूँ। और आप कभी भी भगवान के गुणगान को बेकोगे नहीं। आप अपने जन्मदिन पर ये संकल्प लो। तो मेरा 20 तारीख को मेरा अवतरण दिवस था। ये मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी भगवान के गुणगान को बेकूंगी नहीं। भागवत कथा करने का कोई भी मैं चार्ज नहीं लूंगी, कोई भी पैसा नहीं लूंगी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को भागवत सीखने की परमिशन दे दी। अपना अवतरण दिवस मैंने दिल्ली में बनाया। उसके तत्पश्चात 2-3 दिन बाद मैं श्रीधाम वृंदावन वापस आ गई और जुट गई, तो कथा को सीखने के लिए जुट गई। नई मैं वहां पे आई थी तो बिल्कुल माहौल एकदम बदला हुआ था। मेरे को थोड़ा सा कैच करने में प्रॉब्लम हो रही थी सारी चीजें। तो जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि जो बिहारी जी हैं बेटा, आप एवरी डे बाकी बिहारी जाया करो। बिहारी जी जो है वो यहाँ के राजा है, आपको नित्य बिहारी जी के मंदिर में जाना चाहिए। उसके बाद मैंने उसी दिन से संकल्प ले लिया था कि मैं नित्य बिहारी जी के मंदिर में जाऊंगी। और मैं 3.5 साल श्रीधाम वृंदावन में रही और 3.5 साल में मात्र और मात्र जब मेरे पीरियड्स होते थे, जब मैं अशुद्ध अवस्था में होती थी, उस दिन को छोड़कर मैं नित्य शाम के समय माला झोली हाथ में लेकर बिहारी जी के मंदिर में जाया करती थी। आगे की वीडियो में मैं आगे बताऊंगी कि कथा सीखने के बाद मेरे को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी, मेरे रिश्तेदारों ने क्या क्या आर्गुमेंट्स करे जब उनको पता चला कि मैं कथा सीख रही हूँ, जब उनको पता चला कि मैं दिल्ली में इतना पढ़ लिख के डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद भाई जब कथा ही सीखनी थी तो डॉक्टरेट की पढ़ाई क्यों करी। बहुत सारे रिश्तेदारों ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स करे कि जब कथा ही सीखनी थी तो डॉक्टरेट की पढ़ाई क्यों करी, इतना पढ़ने के बाद कौन कथा सीखता है। तो ऐसे बहुत सारी मेरे पे समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरे को कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे, आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे कि मेरे को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था,
और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था, मेरे माता पिता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना था, मेरे माता पिता को लोगों ने क्या कहना चालू कर दिया था कि तुमने अपनी लड़की को वृंदावन भेज दिया है, अब वो साधु संत बन जाएगी, मतलब बहुत सारे हो। इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे